अभय चौटाला ने भी किसानों के प्रति बहुत अच्छा कदम उठाया है। पूरे हिंदुस्तान में वही एक एमएलए थे जिन्होंने किसानों के हित में रिजाइन किया था। इससे उस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं मजबूती। कुछ दिनों के बाद आप कांग्रेस पार्टी में आ जाते हो, तो किसानों का समर्थन करने के लिए क्यों कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है? सरकार को ही निश्चित तौर पे झुकना पड़ेगा। किसान की जीत होगी, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा चले। 1914 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के परिवार ने भी पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से आंदोलन चलाया था। वो भी इसी तरह से बड़ा खतरनाक अध्यादेश ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। इसी तरह से 1988 के अंदर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन किया था। और उसके बाद में अब ये किसान आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में अपने चरम पे है, सरकार को देर सवेर मानना पड़ेगा, कानून को निरस्त करना पड़ेगा, एमएसपी गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। आप बीजेपी के अंदर भी रहकर मांग उठा सकते थे किसानों की। क्या आपने भी सीएम साहब को या कुछ उनके पदाधिकारियों को आपने बोला हो इस 3 अध्यादेश को लेकर? क्या आपकी कोई वार्तालाप हुई थी सरकार से? जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। आपको बता देता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी में आए हैं नए पूर्व में विधायक रहे हैं चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। इनसे बातचीत करेंगे। पहले इनेलो पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी में पिछले दिनों को कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व के अंदर जो पार्टी अभी इन्होंने ज्वाइन किया, इनकी क्या नीतियां रहेगी आगे, कांग्रेस पार्टी की किस तरह विचारधारा को ये प्रभावित करेंगे? विधायक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी विधायक जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है विधायक जी, आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, आप ही टिकट प्रबल दावेदारों में थे बीजेपी के, लेकिन आपको टिकट नहीं दी गई। उसके बाद आप बीजेपी छोड़ देते हो, किसान आंदोलन का समर्थन करते हो। किस तरह की बीजेपी पार्टी की विचारधारा थी? आप कुछ टाइम बीजेपी के अंदर लगा के आए हो। मैं बीजेपी में नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर गया था, लेकिन जब बीजेपी में जाने के बाद में देखा कि नरेंद्र मोदी जी सर्व समाज के प्रधानमंत्री नहीं, ये तो कुछ गिने चुने कारपोरेट घरानों के प्रधानमंत्री हैं। तो जब किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में दिल्ली की बॉर्डरों पर जाके बैठे और प्रधानमंत्री ने इनकी बात सुनने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि एफडीआई लाके बाज़ार के ऊपर कारपोरेट घरानों का कब्जा करवाने का। लेकिन जब इन्होंने कोरोना काल में देखा कि जीडीपी के अंदर 3.5% की ग्रोथ अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर से आई है, तो उन्होंने कोरोना काल में ही एक अध्यादेश लाके किसानों के डेथ वारंट ले आने का काम किया था। और उसी के विरोध स्वरूप जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनसे बात भी करना मुनासिब नहीं समझा, तो मेरे जैसे किसान के बच्चे के लिए बीजेपी में रहना न्याय संगत नहीं था। क्या विधायक जी, आप बीजेपी के अंदर भी रहकर मांग उठा सकते थे किसानों की? क्या आपने भी सीएम साहब को या कुछ उनके पदाधिकारियों को आपने बोला हो इस 3 अध्यादेश को लेकर? क्या आपकी कोई वार्तालाप हुई थी सरकार से? बीजेपी में रहते हुए मैंने रामपाल माजरा जी ने, परमेंद्र ढुल जी ने, श्याम सिंह राणा जी ने और भी हमारे कई साथी थे पूर्व विधायक, हमने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन तीनों अध्यादेशों की हमने निंदा की थी और हमने मुख्यमंत्री जी से भी और धनखड़ साहब से, प्रदेशाध्यक्ष से भी कहा था कि ये किसानों के डेथ वारंट हैं, आप तुरंत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इनको निरस्त कराओ। लेकिन बीजेपी के सभी पदाधिकारी जो केंद्र की सरकार बोलती है वही भाषा बोल रहे थे। तो जिस तरह काले कानून 3 अध्यादेश बने हुए हैं, क्या आपको क्या लग रहा है? अभी 7 महीने को होने चल गए, किसान अभी सड़कों पे बैठा हुआ है, मानी गर्मी का मौसम है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही विधायक जी, तो आप इसको सरकार को ही निश्चित तौर पे झुकना पड़ेगा। किसान की जीत होगी, चाहे ये आंदोलन कितना ही लंबा चले। 1914 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के परिवार ने भी पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से आंदोलन चलाया था। वो भी इसी तरह से बड़ा खतरनाक अध्यादेश ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। इसी तरह से 1988 के अंदर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन किया था। और उसके बाद में अब ये किसान आंदोलन जो पूरे हिंदुस्तान में अपने चरम पे है, सरकार को देर सवेर मानना पड़ेगा,
कानून को निरस्त करना पड़ेगा, एमएसपी गारंटी का कानून बनाना पड़ेगा। विधायक जी, जिस तरह सीएम साहब ने भी कहा था, शायद तक आपको ध्यान होगा विधानसभा के अंदर, गैर आप विधानसभा में नहीं थे लेकिन आपने सोशल मीडिया के या माध्यम से सुना होगा कि हम जो काले कानून वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे हैं, उनके पदाधिकारी भी ये चीज़ कह रहे हैं, तो किस तरह किसानों के सामने बीजेपी झुक पाएगी? इनको कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। ये कारपोरेट घरानों के दबाव में कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे। बहुत से कानून ऐसे हैं जो सरकार ने निरस्त भी करे हैं और ये कानून भी सरकार को निरस्त करने ही पड़ेंगे। विधायक जी, आपने किसानों का समर्थन करते हुए बीजेपी को छोड़ दिया, हालांकि कुछ दिनों के बाद आप कांग्रेस पार्टी में आ जाते हो, तो किसानों का समर्थन करने के लिए क्यों कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की है? कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही कांग्रेस की नीतियाँ हैं, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, कांग्रेस ने हमेशा ही इन वर्गों की हितैषी की नीतियां बनाई है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर ही मैं कांग्रेस पार्टी में गया था और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का उत्थान करती है। लेकिन आपके सहयोगी रहे हैं अभय चौटाला, आप उनकी पार्टी के प्रतिनिधि भी एमएलए थे पहले, उन्होंने किसानों के समर्थन में इलाहाबाद से इस्तीफा भी दिया था। क्या वो भी पार्टी किसानी टैक्सी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जो अभय चौटाला ने? अभय चौटाला ने भी किसानों के प्रति बहुत अच्छा कदम उठाया है। पूरे हिंदुस्तान में वही एक एमएलए थे जिन्होंने किसानों के हित में रिजाइन किया था। इससे उस किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। जी, आपके भी कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टियों के अंदर दोस्त होंगे, जानकार होंगे, क्या आपने भी उनको बोला है कि अभय चौटाला की तरह इस तरह का इस्तीफा देना चाहिए, किसानों के समर्थन में वहाँ पे किसान सरकार को ढीला घेरा जाए? ये तो पार्टियों के नीतिगत फैसले होते हैं, वो तो पार्टी का जो सीएलपी लीडर होता है या कोई दूसरे विधायक साथी वो आपस में डिस्कस करते हैं हमें आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना के काम करती है। बलवान जी, एक तरह पर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया इलाहाबाद से, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग, उनका भतीजा दुष्यंत चौटाला, वो अभी सत्ता में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके चाचा है रणजीत सिंह जी, वो भी सत्ता के अंदर है, लेकिन वो किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं दिल से शायद तक किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के साथ हैं। वो कहते हैं हमारे इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता वो दिल से किसानों के साथ है। आपको लगता है तो मुझे पता नहीं। उनकी कार्यप्रणाली कहीं भी नहीं लग रही कि वो किसानों के साथ हैं। अगर वो किसानों के साथ होते तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री से कम संयुक्त मोर्चा की बात तो शुरू करवाते। अगर बात शुरू होगी तो समाधान भी निकलेगा। जी, तो विधायक जी, दुष्यंत है जो बार बार उनके यानी दुष्यंत चौटाला के विधायक है देवेंद्र बबली, आपके साथ वाले हल्के से, उन्होंने भी पीछे किसानों पर टिप्पणी की थी, शब्द बोले थे, वापस भी लिए थे, धरना भी चला था। क्या उनके शब्द किस प्रकार लगे आपको? एक जनप्रतिनिधि को जो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो विधायक टोहाना ने किए थे। उसके बाद में उन्होंने सॉरी फील भी किया था, ये उनका बड़प्पन है। अच्छा बात है, उन्होंने हमारे अन्नदाता के सामने सॉरी फील किया, मामले को ख़त्म कर दिया। विधायक जी, अब किस तरह आंदोलन रहेगा फतेहाबाद को लेकर या हरियाणा को लेकर, किस तरह आंदोलन चलाया जाएगा किसान जो? जिस तरह के संयुक्त मोर्चे के नेताओं का आदेश आएगा, हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान का किसान मजदूर उन आदेशों पर ईमानदारी से फूल चढ़ाएगा। चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, अब किसान वहाँ से जीत के ही आएगा। जी, विधायक जी, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी आपने हाल ही के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, क्या फतेहाबाद को क्या नई दिशा देने का काम करोगे आप? जिस तरह की मेरी जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी उसी तरह की मैं फतेहाबाद ज़िले को या जहाँ भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी वहाँ पे काम करने का हर संभव प्रयास करूँगा। फतेहाबाद को लेकर विधायक जी, आप पहले विधायक थे तब बार बार मांग उठाते थे, बहुत सारी मांगें आपकी पूरी भी हुई थी। क्या आपके अंदर कोई दिल के अंदर भी मन में विचार चल रहा हो सॉरी, तो उसमें लगा कि आपको फतेहाबाद के अंदर ये कमी है, इसको अब मैं महसूस कर रहा हूँ, अब मैं एमएलए नहीं हूँ? एक मांग मेरी पूरी नहीं, उसकी मुझे आज भी टीस है। मैंने हर संभव प्रयास किया था फतेहाबाद विधानसभा का चौमुखी विकास कराने का। मैंने भुन्ना के अंदर गर्ल कॉलेज बनवाने का काम किया, फतेहाबाद के अंदर बस स्टैंड बनवाने का काम किया, फतेहाबाद के अंदर एडिशनल अनाज मंडी बनवाने का काम किया, ढांड गांव में परचेज सेंटर बनवाने का काम किया, बनगांव में बिजली घर बनवाने का काम किया, हुड्डा सेक्टर 3 में बिजली घर बनवाने का काम किया, पूरे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में व्यायामशाला बनवाने का काम किया, और भी बहुत से विकास कार्य मैंने फतेहाबाद विधानसभा में करवाए थे। लेकिन मुझे टीस है कि मैं यहाँ पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं बना पाया, जिसकी मैं हर
विधानसभा सत्र में मांग उठाता रहा, हर प्लेटफार्म पे मैंने मांग उठाई थी और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी से वहाँ भी भरी थी, लेकिन इन भाजपा के नेताओं की वहाँ सिर्फ हाँ ही रह गई, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसकी टीस मुझे आज भी है। अगर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आगे सेवा करने का मौका देगी तो मैं निश्चित तौर पर फतेहाबाद के अंदर नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनवाने का हर संभव प्रयास करूँगा। जी धन्यवाद विधायक जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरिया ने, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन की आगे की जो नीति बनाई जाएगी या संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल होगी उस पर हम काम करेंगे। और फतेहाबाद को लेकर जो इन्होंने कहा वो भी आपने सुना, और एक जो टिस रही वो भी शायद तक विधायक जी आने वाले समय के अंदर विधायक बनते हैं या उससे पहले प्रयास जरूर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।